सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस को 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं। अब तक केसेस की तादाद 13,749 तक जा पहुंची है, जबकि अमवात की तादाद 286 हो चुकी है। इस वबा पर कब तक काबू पा लिया जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन की ये पेशन गोई है कि पाकिस्तान में अभी भी इस वबा पर काबू पाने के लिए 1.5 माह का अरसा दरकार है। और सिंगापुर की इस यूनिवर्सिटी ने ये तखमीना भी लगाया है कि पाकिस्तान में इस वबा पर जो 8 जून जब होगी तो 97% तक काबू पा लिया जा चुका होगा। साथ ही साथ डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में इस वबा की जो लहर है, यानी कि जो पीक हम कह रहे हैं, अभी तक उस पीक पर नहीं पहुंची है। यानी कि 27 अप्रैल यानी कि आज के दिन से ये वबा अपने उरूज पर पहुंचेगी, उसका बतदरीज इसमें कमी होना शुरू होगी। और यही डाटा जो कि सिंगापुर की यूनिवर्सिटी का है वो ये कह रही है कि 9 जून 97%, 23 जून में 99% और 1 सितंबर तक 100% तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ये वाज़ेह भी कर रही है कि हम तखमीना जो लगा रहे हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर इसको अपडेट भी किया जाता है, तो गलती की गुंजाइश इसमें मौजूद है। सिर्फ तालीमी और तख्लीकी मकासद के लिए जो है ये तखमीना जो है वो लगाया जा रहा है। अब यूनिवर्सिटी जो तखमीना लगा रही है तो हो गई पाकिस्तान की बात। अमेरिका जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर है, वहाँ पर ये तखमीना लगाया गया इस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कि 11 मई तक यहाँ पर 97% यानी कि अमेरिका में काबू पाया जा सकता है, जबकि 100% कंट्रोल अमेरिका में अगस्त के महीने में जाकर ही मुमकिन है। और इटली में 7 मई का ये बता रहे हैं, सऊदी अरब में 21 मई की डेट दे रहे हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात में 11 मई और तुर्की में 16 मई तक का बताया जा रहा है कि ये वबा पर जो है खासी हद तक काबू पाया जा सकेगा। लेकिन अभी हम जिस स्टेज पर हैं वो स्टेज ये है कि 27 अप्रैल जिसका बताया जा रहा था कि अब वबा जो है वो अपने उरूज को पहुंचेगी, एक पीक आएगा, एक नई लहर आएगी कोरोना वायरस की और फिर बतदरीज कमी होना शुरू होगी। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ तो कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। कुछ फैसले किए गए सिंध काबीना की जानिब से और कारोबार जो था उसको बतदरीज खोलने के हवाले से बात की गई थी। तो आज ऑनलाइन कारोबार का आगाज़ हो गया जो कि 4 रोज़ तक होगा, पीर से लेकर जुमेरात तक और दोपहर 3 बजे तक। तो क्या ताजिर अब मुतमईन हैं, क्या उनको कारोबार करने में कोई परेशानी आ रही है या नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रिजवान इरफान, सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। ये जो आज से ऑनलाइन बिजनेस का आगाज़ हुआ है, कैसा फीडबैक आप लोगों को मिला और क्या आसानी क्या हुई या मुश्किल क्या हुई आज काम करने में आपको? देखिए, आज जो है हमारा पहला दिन था। हमारे दुकानदार उसमें आए दुकानें खोलने के लिए। पहले फिर उनको मना किया कि भाई कमिश्नर साहब का ऑर्डर कोई लेके आया जाए, कि उसका कोई एक परफॉर्मा है वो रिसीव करा के वहाँ उसको जमा कराया जाए और उसके अलावा उसकी जो है वो प्रिंट आउट निकाल के उसके जो अपना शटर है वहाँ लगाया जाए। लेकिन काफ़ी तादाद में लोग आ रहे थे, क्योंकि एक दुकान पे एक आदमी जा सकता था, लेकिन उसको दुकान खोलने की इजाज़त दी गई। फिर इससे असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए। असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जो है तकरीबन कोई 1:45 बजे फिर इजाज़त दी, जब तक के जो है मार्केट जो है दुकानदार जा चुके थे। तो एक सिलसिला गवर्नमेंट कह तो रही है कि उस पर जो है अमल करना है, SOP पे हम अमल करने भी जाते हैं, लेकिन उस पर जो क्या रुकावट है, क्या मसला है, तकरीबन कोई 20 से 25% जो है लोग कारोबार कर सकते हैं ऑनलाइन पे। बिल्कुल सही। तो वो लोगों को परेशानी है, लोगों को जाहिर है परेशानी तो होगी, एक नया वक्त है। हम बात कर रहे थे वबा की और कारोबार के हवाले से। जाहिर है वबा जो है वो भी अपने उरूज पर पहुंचने वाली है और एक तरफ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अब सूरत हाल बनेगी क्या, क्योंकि यहाँ पर तो एक वफाक और सिंध की एक नई बहस शुरू हो गई है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं PJ मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। PJ साहब बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो हेड इस्लामाबाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। PJ मीर साहब, ये जो एक रस्सा कशी हम देखते हैं हर मामले में शुरू हो जाती है, पेंडेमिक पर भी यही मामलात हो रहे हैं। 18वीं तरमीम में बहस शुरू हो गई, क्योंकि ज़ाहिर जो सूबे हैं वो अपने तौर पर फैसले कर रहे हैं एक नेशनल डिज़ास्टर पे या पेंडेमिक पर, जो एक नेशनल स्तर पर फैसले होने चाहिए वो नहीं हो रहे। अवाम को इन सब ने मिलकर कंफ्यूज किया हुआ है। आपको क्या लगता है कि अब कुछ हो पाएगा या कोई राह निकल पाएगी, हम इस तरह उलझे रहेंगे? देखिए सुमैया, हम किसी चीज़ से लर्न नहीं करते, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में। आपके पास लेप्रेसी भी आई है,
इन्फ्लुएंजा भी है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डॉग फ्लू, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, उसके बाद लेप्रेसी, फिर आप देख लो उसके बाद आपके पास कॉलरा है, मलेरिया है, टीबी है, एड्स है, अब डेंगू भी आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स ये पेंडेमिक। द क्वेश्चन इज़ आपके पास वो सारे जो आप कह लो कि फ्लूज एंड पेंडेमिक्स आ चुके हैं, क्या अभी तक वो ठीक हो गए? बिल्कुल नहीं ठीक हुए। ये आपके पास एक नया वायरस आया है जो अननोन है, लोग इसको डिस्कवर करके इसके जो एंटीडोट्स हैं उस पर चलेंगे। क्या ये ख़त्म हो जाएगा कल? नहीं, ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वायरस जब आ जाता है तो उसको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत है और रेक्टिफिकेशन की। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ आती है सुमैया, वो है प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन। अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल पहले रेज किया है कि जी ये ताजरों का क्या होगा, काम करने वालों का क्या होगा, डेली वेज वर्कर्स, इनका क्या होगा? द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जिसकी अनचार्टेड इकोनॉमी है, जो आपके पीछे FATF पड़ गया था, आप उसको रेक्टिफाई करने पे लग गए हैं, वो तो फिर दोबारा बहाल हो जाएगी, बिल्कुल बहाल होगी। सो आपने बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं करना, लेकिन एट द सेम टाइम आपने लोगों को हिदायत करते रहना है। जितने भी मैंने आपको ये डिजीज़ के नाम बताए हैं, लोगों ने सिर्फ प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस लिए हैं, लेकिन काम चलते रहे हैं। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया उस वक्त नहीं था जो कि आज प्रेजेंट है। ऐसे ही आज का मीडिया हर जगह इस हमें तरह स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, और अब हम उस स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। एक सवाल मैं उठाऊंगी, ये आम तैनातियां हैं जो कि काफ़ी दिनों से बाज़गश्त इसकी हो रही थी, लेकिन नाम ये नहीं थे। खासतौर पर शिबली फराज का नाम जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात तैनात किए गए हैं, अहम फैसले हैं, क्या बताएंगे अंदर की क्या खबर है? इससे पहले मुशावरत जारी थी और कई नाम ज़ेरे गौर आ रहे थे। से इस पैंडेमिक की सूरत हाल में पहले तो ये फ़ैसला किया गया था कि शायद अभी इन्हें तब्दील ना किया जाए, और इसी एतबार से शहबाज गिल जो हैं उन्हें पंजाब से यहाँ लाया गया था। उनको भी कुछ दिन देखा गया, लेकिन वो भी इस हवाले से जो सूरत हाल थी उसमें उनका किरदार सामने नहीं बन रहा था। तो शिबली फराज एक मैच्योर शख्सियत हैं, सेनेटर हैं, और उनके तमाम सियासी जमातों से राब्ते भी हैं, तो इस एतबार से उन्हें ये ज़िम्मेदारी जो है वो दी गई है। गुज़श्ता रोज़ ही ये फ़ैसला किया गया था, लेकिन इस पर जो अमल दरामद है आज इसका अभी ऐलान किया गया है। और साथ उनके आसिम सलीम बाजवा जो हैं साबिक़ तर्जमान DGI SPR जो रहे हैं वो भी, और इसके साथ साथ उनके पास CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन का भी ओहदा है, तो उन्हें मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है वज़ीर आज़म का इत्तलात के हवाले से। तो ये दोनों तैनातियाँ इंतहाई अहम हैं इस एतबार से, क्योंकि इस वक्त मीडिया के हवाले से पाकिस्तान का किरदार जो है पूरी दुनिया में उसको अहमियत दी जा रही है। उसके साथ साथ स्ट्रेटजिकली भी हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो हमें अभी आपने जो ख़बर ब्रेक की कि क्या सूरत हाल है इंडिया की, और क्या इस वक्त जब पैंडेमिक है पूरी दुनिया में, और लेकिन हमें ख़तरा है एक अज़ली दुश्मन की जानिब से, और वो हर वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करता है। तो हमें फ्रंट फुट पे इस तरह के जो मीडिया देखने वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह से आपने जो भी बात की थी 18वीं तरमीम की, तो उस एतबार से भी हमें इस तरह के लोग, मैच्योर लोग हमें चाहिए हैं, जो बातचीत जिसका आगाज़ किया गया है। जिस तरह आप ये देख रही हैं कि NCOC जो है वहाँ पे असद उमर साहब आपको मुकम्मल तौर पे ऐसा नज़र आते हैं कि वो ही कंट्रोल कर रहे हैं, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है उसको वो देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे। तो उसी तरह के मैच्योर लोग नीचे भी टीम में मज़ीद ज़रूरत थी। जिस तरह से अभी शिबली फराज साहब की जो तैनाती है वो सामने आई है, तो इसी तरह हम ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो लोग सामने आ रहे हैं या आएंगे जो अपोजिशन के साथ राब्ते कर सकते हैं, जो उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स का दौर शायद अब आने को है। ये जो ही कोरोना ख़ात्मे की तरफ हम बढ़ेंगे तो पार्लिमानी जो पॉलिटिक्स है, या हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ कानून साजी का मौका जो है वो आने को है, और इस पे कंसेंसस डेवलप किया जाएगा तमाम
जो पार्लिमानी पार्टीज हैं उनके साथ उन्होंने कहा। ज़ाहिर कल से खबरें गर्दिश तो कर रही थी मुर्तज़ा, और ये बात हो भी गई थी कि जी बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे हैं कि अब इस पर तमाम जमातों को जो है उनको एक पेज पर लाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो क्या आसानी होगी, मज़ीद आसानी होगी कि एक पेज पर लाया जाए और फिर जो तरमीम की बात की जा रही है 18वीं तरमीम में कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो ये आसानी होगी वफाक को ख़ास तौर पर इस सूरत हाल के पेश नज़र? अब इतनी जल्दी ये बात जो है वो नहीं की जा सकती कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये 18वीं तरमीम में एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है और आइन का हिस्सा है, तो इसको ख़त्म पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसको ख़त्म नहीं किया जा सकेगा। इसमें हो सकता है कि चंद ज़रूरी अमेंडमेंट्स जो हैं वो इसमें तजवीज़ की जाएँ। अगर सूबे जिस तरह से मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसका सेक्रेटेरिएट बनना है और उसके बाकायदा इजलास होने हैं। इस हुकूमत के होते हुए अभी तक एक इजलास शायद हुआ है मुश्तरका मफादात कौंसिल का, जो कि दुरुस्त नहीं है। हर 3 माह के बाद मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होना चाहिए। उसमें सूबे आएँ, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, वफाक अपनी बात करे और फिर ऐसे मैटर्स जो वहाँ पे हल ना हो सकें तो उसके हल के लिए कोई कमेटी बनाई जाए या तजावीज़ दी जाए कि 18वीं तरमीम में ये सुकम हैं, इन सुकम को, इन खामियों को दूर कर लिया जाए। लेकिन अभी तक क्योंकि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ही नहीं हो रहा, तो फिर ये बड़ी सूरत हाल जो है वो वस्ट हो जाती है कि जब आप जो प्रॉब्लम है उसको आप सामने निकाल ही नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है। अब कहा यह जाता है वफाक की जानिब से कि सूबे खुद मुख्तार हैं। सूबे बिल्कुल खुद मुख्तार हैं, लेकिन क्या वफाक का किरदार एक बाप की हैसियत से, एक बड़े की हैसियत से ख़त्म कर दिया गया? बिल्कुल सही, यही तो बात हम उठा रहे थे। ऐसा नहीं है, हम यही बात कर रहे थे। ऐसा नहीं कि जब पेंडेमिक की सूरत हाल होती है तो नेशनल लेवल पर फैसले करने पड़ते हैं, ज़ाहिर है ताकि आवाम भी कंफ्यूज ना हो और मुल्क की मफादात को भी मद्देनज़र रखा जाए। मीर साहब, ये जो अहम खबर आई है और ये जो अहम तैनातियाँ हैं, शिबली फराज हैं, आसिम सलीम बाजवा हैं, इन तैनातियों को आप किस तरह से देख रहे हैं और कितना असरअंदाज होंगी आइंदा आने वाले फैसलों पर और जिस सूरत हाल से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है? देखें, जब आप जनरल आसिफ सलीम बाजवा की बात करते हैं, आसिम की, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें। वो पहले प्रेस सेक्रेटरी थे जनरल मुशर्रफ के, उसके बाद वो ISPR में आ गए। उनकी जो स्टेटमेंट्स और उनकी जो आप कह लो कि जो एक इनैक्टमेंट होती थी वो बड़ी एक सेंसिबिलिटी के साथ होती थी, पर्टिकुलरली इंडिया, आप कह लो कि एज़ फार एज इंडिया वाज कंसर्न्ड। और उनकी जो आप कह लो कि एक अगर कोई न्यूज़ भी आती थी, बड़ी संजीदा न्यूज़ आती थी, एक सॉलिड न्यूज़ आती थी और लोग उसको देखते थे। ऑब्वियसली डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान एक पॉलिटिको हैं। जो पॉलिटिकोज होते हैं उनकी पॉलिटिकल एक एंगलिंग होती है। इनकी पॉलिटिकल एंगलिंग नहीं होगी, इनकी नेशनल एंगलिंग होगी। वेरेज के आज हमें नेशनल एंगलिंग की ज़रूरत है, रादर पॉलिटिकल एंगलिंग की। तो मैं समझता हूँ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ जो अब इसको लेके आए हैं, नेचुरली प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दी होगी फ्रॉम द आर्मी साइड एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द सिविलियन साइड। तो ये एक जो है we will have to wait and see कि how he comes along in the आप कह लो कि in the political sector। लेकिन शिबली फराज देखो, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है as far as media is concerned। So I would have much seen जिसका कोई मीडिया एक्सपीरियंस हो और मीडिया savvy हो, rather कि fill in the slot and fill in the slot is not the right thing to go about। आप बिल्कुल जिसको मर्जी आप लेके आ जाओ, but get somebody, वो कहते हैं ना, जिस तरह आप और मैं शोर मचाते रहते हैं अपने प्रोग्रामों में कि गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सो आई थिंक कि ये राइट चॉइस नहीं है। शिबली फराज जो है वो राइट चॉइस नहीं है मीर साहब। देखें, शिबली फराज अब तो हमने उसको डीप एंड में डाला है ना, वील हैव टू सी कि हाउ ही कम्स आउट। आपने धक्का दे दिया एक नई फील्ड के अंदर। आप तो देखें ना, कोई ये फवाद को ले लो, ये सारी उम्र इसने मीडिया के अंदर रहा है, हर गवर्नमेंट के अंदर, मीडिया के अंदर। आज आपने साइंस टेक्नोलॉजी का अफलातून बना दिया उसको। तो आपने देखना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। हम एक्सपीरियंस को नहीं देखते, हम
स्लॉट को फिल कर देते हैं और यही चीज़ हम अपने सेक्रेटरीज को भी करते हैं। हमारा एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर होता है, दूसरे दिन वो पावर एंड डेवलपमेंट में, तीसरे दिन वो कॉमर्स में, चौथे दिन इंडस्ट्रीज में। यही वजह है कि हम स्पेशलिस्ट नहीं रखते और हम क्या वाकई स्लॉट को फिल इन कर रहे हैं। आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सीनियर एंकर पर्सन अमीर ज्वाइन कर चुके हैं। अमीर, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर कि जो आम तैनातियाँ की गई हैं, शिबली फराज को लेके आए वफाकी वज़ीर इत्तलात के तौर पर, आसिम सलीम बाजवा मुआविन ख़ुसूसी हो गए हैं, तो क्या ये फिल इन किया जा रहा है या वाकई ये बहुत बेहतर फैसला है इस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए? मेरे ख्याल में देखें, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंफ्यूज्ड हैं या प्राइम मिनिस्टर डिसाइसिव नहीं हो पा रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर को कोई और एडवाइस कर रहा है या ये जो फैसले करते हैं प्राइम मिनिस्टर वो किसी और इनपुट की बेस पे कर रहे हैं। क्योंकि इतनी रैपिडली अगर आप कैबिनेट को चेंज करेंगे, ऑल्दो ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, ऑल्दो ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो अपनी टीम को रीशफल करें और जितनी दफा चाहे वो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव और वो इस तरह की काबीना मुंतखब करें। लेकिन अगर आप बार बार करेंगे तो जिस तरह पीजे मीसा फरमा रहे थे, आपसे पहले बात कर रहे थे, देखिए नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है कर पाएगी। नया वजीर आएगा, वो अपनी पॉलिसीज लेकर आएगा, फिर वजीर आएगा तो सेक्रेटरी चेंज हो जाएगा, सेक्रेटरी आएगा तो वजीर चेंज हो जाएगा। तो आप इतने चैलेंजेस पहले प्राइम मिनिस्टर के सामने हैं। आप अगर इसी काम में लगे रहेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे? तो मुझे तो नहीं समझ आ रही। हालांकि शिबली फराज साहब जो है वो उनका कोई खास करियर पहले नहीं है, तरीके इंसाफ ही उनका करियर है बहुत प्रोमिनेंटली, और वो भी आदमी है और वो इनकी पॉलिसी को भी फॉलो कर रहे हैं तरीके इंसाफ की। लेकिन आपको भी अभी आपको भी बहुत रैपिडली ये चेंजेस लग रही हैं। ठीक है, पॉइंट टेकन। समीर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। समीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन तब्दीलियों को? आपका क्या ख्याल है कि ये रैपिडली चेंजेस हैं या बिल्कुल सही वक्त पर सही फैसला किया गया है? का ये इस्तेहकाक है, उनकी ये सवाबदीद है, तो उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन इसमें जो मुझे लग रहा है, ज़राए जो मुझे बता रहे हैं कि शायद कोई इस हवाले से कोई इंक्वायरी भी एक हुई है और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बाद ही फैसला किया गया है। तो इसमें मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हर वज़ारत में जो ख्वाहिश है कि मामला सही हों। अब देखें, चॉइस जो है आसिम सलीम बाजवा साहब, वो इंतहाई कामयाब DGI-SPR रहे जी। और बहुत ज़्यादा वो इंफॉर्मेशन के मामला को समझते हैं। शिबली फराज जो है, उनको वफाकी वजीर जिनको बनाया गया, वो भी एक बहुत ही लिटरेरी किस्म की वो पर्सनैलिटी है। तो अभी देखें, इंफॉर्मेशन में एक बहुत ही तजुर्बाकार जो है जनरल साबिक जो DGI-SPR हैं, वो उनको लाया गया, शिबली फराज साहब को। तो मुझे ये लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंफॉर्मेशन तरीके इंसाफ की एक मसला रहा है, तो ये दो इंतहाई संजीदा और सीनियर तरीन लोगों को इंफॉर्मेशन में लगाया गया। मुझे लगता है कि ये इसके नताइज तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बहुत अच्छे होंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं जिस अंदाज में इंफॉर्मेशन को और दूसरे इदारों को आगे लेके जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि ठीक यानी कि आपका तज़िया ये, समीर इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया कि आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हौसला है। अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर, ये जो सूरत हाल, जब आपने खुद भी कहा कितना रैपिडली चेंजेस होती हैं, लेकिन ये इस वक्त तब्दीली, जब इस हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, एक सूरत हाल है जो रोज़ बरोज़ तब्दील हो रही है, फिर वफाक की और सूबों की एक रस्सा कुशी भी है, ख़ासतौर पर सिंध की अगर बात करें, ऐसे मामलात में ये तैनातियाँ क्या कबल अज़ वक्त हैं या फिर ठीक है ये जलन हो जाएंगे, कुछ वक्त लगेगा? देखिए, मेरा ख्याल है जो वज़ीर इत्तलात की तब्दीली है उसका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है ये जो कोरोना की वबा से हुकूमत कैसे डील कर रही है। हाँ, अगर वज़ीर सेहत को तब्दील किया जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद उसका कुछ पे असर हो सकता है। लेकिन अगर आप जरा आगाज से देखें कि असद उमर साहब को पहले हटाया गया, इसी तरह से उनको फिर दोबारा वापस लेकर आ गए, पहले हमाद अजहर साहब को एक पोर्टफोलियो दिया गया, फिर उसके बाद एक और पोर्टफोलियो उनको अलहदा से दे दिया, हुस्न बख्तियार साहब हो गया है, इसी तरह से फखर इमाम साहब को एक वजारत दे दी गई है, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन पहले उनको लगाया गया, फिर वापस लगा दिया गया शहरयार अफरीदी साहब को। अच्छा, शहरयार अफरीदी साहब से वजारत लेकर दे दी गई नारकोटिक्स की आजम सवाती को, और आजम सवाती से लेकर फिर शहरयार अफरीदी को दे दी गई। तो ये देखिए ना, ये पिंक
पोंग से तो नहीं चलेगा। मुमकिन है प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया हो, चूंकि हमारे पास तो उसकी कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने किस विजडम के तहत ये फैसला किया है। उनके पास ऐसी कौन सी इत्तला थी कि किसी को हटा दिया जाए या ना हटाया जाए, लेकिन जो ऑप्टिक्स हैं उसमें कोई विजडम नजर, इसको हटाना चाहिए था। वो है वसीम अकरम प्लस, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है कि भाई पंजाब असल बैटल ग्राउंड है और सूबे का चीफ मिनिस्टर ज्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन है किसी फेडरल मिनिस्टर के। फेडरल मिनिस्टर तो आप करवट बदलते ही चेंज कर देते हैं, आप करवट बदलते हैं फेडरल मिनिस्टर तब्दील, करवट बदलते हैं फेडरल मिनिस्टर तब्दील, स्पेशल असिस्टेंट से बन जाता है एडवाइजर, एडवाइजर से बन जाता है स्पेशल असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट से बन जाता है फेडरल मिनिस्टर। ये तो रोज किए जा रहे हैं आप। लेकिन ये 2 सालों में जितनी तब्दीलियां अमीर अब्बास हमने देखी हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई अभी तक समझ नहीं पा रही है हुकूमत कि कौन होगा जो सही जगह पर सही बंदा होगा, या फिर अभी हालात को देखकर ये फैसले किए जा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? देखिए सुमैया, मैंने जैसे कहा कि अब प्राइम मिनिस्टर इसकी मंतक खुद बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों हटाया गया फिरदौस अशीकवान साहबा को। क्या उनके ऊपर कोई चार्ज था? जैसे समीर साहब पहले कह रहे थे कि क्या उनके खिलाफ कोई स्कैंडल ऐसा सरफेस किया जिसकी वजह, हालांकि वो बेचारी फिरदौस साहिबा जो है वो तो पूरे फेफड़ों का जोर लगा के डिफेंड कर रही थी इस हुकूमत को। सुबह शाम वो इमरान खान के गुण गा रही थी, वो नून लीग पीपल्स पार्टी को गालियां दे बैशिंग कर रही थी सुबह शाम। उन बेचारी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि वो अपनी बड़े ऐसे तरीके से काम कर रही थी इमरान खान। मैं देखिए वो ऐसे तरीके, एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी, उनके जो सियासी हरीफ हैं उनको अच्छी तरह से लिताड़े। ये काम बड़े ऐसे तरीके से वो कर रही थी। अब वो हुकूमत का दिफा था या नहीं था, या किस हद तक कामयाब थी, लेकिन वो इमरान खान साहब के सियासी हरीफों को पूरी तरह से सुबह शाम वो जिस वक्त उनको मौका मिलता है वो कैमरे के सामने आके और वो बोलना शुरू करती थी। वो ट्विटर के जरिए से भी बहुत एक्टिव थी। अब उनको हटाया जाना, हालांकि उनके हटने की खबरें काफी पुरानी है, क्योंकि आज हटा तो दिया गया उनको, लेकिन ये खबरें काफी पुरानी थी कि उनको हटाया जा सकता है। शिबली फराज साहब को आउट ऑफ ब्लू मून, क्या मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। और भी बहुत सारे लोग, यानी फवाद चौधरी साहब जो है वो भी पहले वजीर इत्तलात थे और वो बतौर वजीर इत्तलात को बहुत बुरा काम नहीं कर रहे थे, ऑल्दो उनके कुछ अपने और मसाइल जरूर हैं। अच्छा, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर लगा दिया गया। अभी एमक्यूएम के जो है वो एक साहब ने दिया, उनकी जगह पे एक और एमक्यूएम से वजीर आ गए। तो ये इतनी जल्दी अगर आप रिशफल करेंगे तो इससे, अब आसिम सलीम बाजवा साहब का आप देखें कि उनका एक अपना करियर रहा है, तो वो उन्होंने खुद बैटल फील्ड में फाइट किया है, साउथ वजीरिस्तान में कमांड कर चुके हैं। फिर वो DGISPR के तौर पे, फिर वो कोर कमांडर के तौर पे जो सदर्न कमांड है उसको उन्होंने कमांड किया है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है बलूचिस्तान के सारे तनाजुर में। अच्छा, उनको अब CPAC का अथॉरिटी बनाई गई, उस अथॉरिटी का उनको हेड बनाया गया। अब उनको मामले खुसूसी, अब मुझे मालूम नहीं है कि उनको कौन से पोर्टफोलियो के तौर पर मामले खुसूसी बनाया गया है। मामले खुसूसी पर इत्तलात ही उनको बनाया गया है, वही फिरदौस आशिकवान साहिबा। डिस्कशन को मजीद भी आगे करेंगे, 2 और इशूज पर बात करनी, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ वेलकम बैक टू द शो। और प्रोग्राम के हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिंध में इस वक्त सेहत की जो हवाले से जो तमाम तर इंतजाम हैं वो किस स्टेज पर हैं। ज़ाहिर केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन को शुरू से यहाँ पर सख्त किया गया था, अब क्या सूरत हाल है और लोकली ट्रांसमिट केस जो हैं वो कितने बढ़ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचू साहिबा। बहुत शुक्रिया अज़रा साहिबा। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिंध में सबसे पहले लॉकडाउन किया गया, लेकिन लोकली ट्रांसमिट केस हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, लॉकडाउन तो 1 महीना तो मैं नहीं समझती हुआ है, 3 हफ्ते हुए हैं और लोकल ट्रांसमिशन उससे पहले हो रही थी, उसका अंदाज़ा नहीं हुआ था। हमने लॉकडाउन, जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लॉकडाउन करें, पहला हमने कदम जो लिया था वो हमने बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को बंद किया था। हम फिर देख रहे थे कि जो बच्चे घर बैठ गए थे तो वो घर से शॉपिंग मॉल्स में घूम रहे थे, बीच पे जो समंदर के किनारे घूम रहे थे और दुकानों में घूम रहे थे अपने माँ बाप के साथ। तो फिर हमने शॉपिंग मॉल्स को भी बंद कर दिया क्योंकि उधर आमदोरफ्त बढ़ गई थी, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी बच्चों की। तो शॉपिंग मॉल्स बंद किए, सिनेमास बंद किए जहाँ ज़्यादा आमदोरफ्त थी।
फिर देखा होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में वो हो रहा था, तो रेस्टोरेंट्स को बंद किया। तो समझे कि ये जो लॉकडाउन है स्लोली आस्ते आस्ते होता गया, प्रोग्रेसिवली हर शोबे को हमने बंद किया। तो असली लॉकडाउन तो मैं समझती हूँ 2 हफ्ते से, मुश्किल से 2 हफ्ता हुआ होगा। अच्छा। और आप पिछले हफ्ते से देख रहे हैं कि वो उसमें बतदरीज लॉकडाउन में नरमी आ चुकी है और इस वजह से बड़ी परेशानी है। और नंबर्स आप फिर देख रहे हैं 2-3 दिन से मुतवातर जो केसेस के नंबर्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। यही हमें अंदेशा था और यही फिक्र थी कि अगर लॉकडाउन को आप बिल्कुल सही, लॉकडाउन को अगर नहीं आते तो ये केसेस बढ़ेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब आपने भी कहा, मजीद डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि मई का महीना पीक का महीना होगा। तो हज़रत साहब हमारे पास तैयारी है कंप्लीट? वेंटिलेटर्स की तादाद क्या है? दीगर जो हमें इक्विपमेंट चाहिए होगा उसकी क्या सूरत हाल है हमारे पास? नहीं जी बिल्कुल नहीं है। हमारे पास जितने हैं वो 268 के करीब, हमने 368 सॉरी के करीब वेंट्स हैं हमारे पास, और वो सिर्फ कराची के लिए नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं। और हमारे पास बेड्स के करीब कोई 1000 के करीब बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में। मैं हॉस्पिटल की बात, हम बड़े बड़े आइसोलेशन वार्ड्स बना सकते हैं शामियानों में, उनमें जो हमारे एक्सपो सेंटर्स हैं उसमें हर जगह बना सकते हैं, उनकी कोई मसला नहीं है। मसला है अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स का, जिसमें बेड्स की कमी है, और वेंटिलेटर्स का और आईसीयू फैसिलिटीज़ का, उसकी बेड्स की कमी है। क्योंकि जब हज़ारों में तादाद में लोग आने लगेंगे और वेंटिलेटर की कैपेसिटी पे इतना दबाव पड़ेगा तो कहाँ से हम उनको वेंटिलेटर की फैसिलिटी दे सकते हैं मरीज़ों को। तो मरीज़ जो है बग़ैर वेंट के मर जाएंगे। बिल्कुल। और ये जो है इसमें बड़ी तशवीश यही है कि जितना आप इसको छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, फैलाव के हो जाएगा, उतने ही ज़्यादा मरीज़ आएंगे और उतने ही ज़्यादा हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है उस पर दबाव पड़ेगा और हेल्थ फैसिलिटी कोप नहीं कर सकती। आपने ये भी देखा कि अमेरिका जैसी जो एडवांस कंट्री है, हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, वो एडवांस कंट्री में भी हेल्थ सिस्टम्स कोलैप्स कर गए। यूके में हेल्थ सिस्टम्स कोलैप्स कर गए, बिल्कुल, इटली में हेल्थ सिस्टम्स कोलैप्स कर गए। अच्छा हज़रत साहब क्या बिल्कुल सही, आप सही कह रही हैं। लेकिन हमने देखा कि अगर किसी शख्स में कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो वो शख्स मफरूर हो गया, भाग गया और उसने कोशिश की कि उसको क्वारंटीन ना किया जाए। ये जो लोग परेशान हो रहे हैं ये सोच के कि पता नहीं कैसे देखभाल होगी क्वारंटीन सेंटर्स में, उस पर आप क्या कहेंगी? जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कैसे किए जाएँ? देखिए, एक तो मैं फिर से, ये जवाबदारी हम पे है, कम्युनिटी पे है कि वो किस तरीके से अपनी हिफाजत करते हैं। अगर वो गायब होते हैं तो वो अपने घर में रहें, उनको पता है कि उन्हें कोरोना है, किसी से मिले जुले नहीं, लोगों से नहीं मिले जुले, ताकि वो कोरोना से दूसरे लोगों को बचाएं, अपने घर वालों को भी इसी तरीके से उनसे भी दूर रहें ताकि उन्हें भी नहीं कोरोना लगे। अव्वल तो गवर्नमेंट जो है कुछ कर रही है, ट्रैकिंग और कांटेक्ट थ्रू, जो उनके टेलीफोन्स के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हम GIS मैपिंग के लिए भी कह रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट का ये काम है क्योंकि PTA उनके हवाले है, टेलीकम्युनिकेशन उनकी वो है, वो उन पे उनकी इजारादारी होती है। तो वो हमें सिस्टम ट्रैकिंग का कह रहे हैं कि वो बना के देंगे। अच्छा। और अगर वो सिस्टम आ जाता है सही तो फिर हम हर कोविड पेशेंट को ट्रैक कर पाएंगे। जब भी हमारे लेबॉर्ट्री से टेस्ट होता है पॉजिटिव होता है तो उसे हम ट्रैक कर पाएंगे, उसके कॉन्टैक्ट्स को भी ट्रैक कर सकें। ये तो बड़ी अच्छी आपने मुझे बात बताई। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मई का महीना पाकिस्तान में पीक का महीना होगा कोरोना वायरस को लेके, तो सिंध हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखें, अगर आप जो कम्युनिटी को छोड़ देंगे कि वो फैलाव करे एक वायरस का, तो फिर क्या प्लान होगा? कोई प्लान काम नहीं करेगा ना। आप जो है आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है बेड्स की, मैंने जैसे कहा हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कम है, डॉक्टर्स कम है, नर्सेस कम है, तो आप किस तरह से अपने आप को इसके लिए तैयार करेंगे कि आपके इतने मरीज़ आ जाएं? अगर 70-80 हज़ार मरीज़ एक दिन में आने लगे या एक महीने में भी आने लगे तो हम नहीं कर सकते। एक वेंटिलेटर मैं आपको बता दूं 3 से 4 हफ्ते लगते हैं एक
कोविड के पेशेंट को वेंटिलेटर से ऑफ करने के लिए। 3 से 4 हफ्ते वो वेंटिलेटर पे ही होगा। अगर एक वेंटिलेटर आप लाखों की तादाद में भी वेंटिलेटर डाल दें, एक मरीज़ 3-3, 4-4 हफ्ते उसको वेंट पे रखना है, तो आप किस तरह से कोप कर सकते हैं? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका। अज़रा पेचू साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वज़ीर सेहत हैं सिंध। जाते जाते ज़रा पंजाब की बात कर लें। पंजाब में केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है और अब जो ज़िले अदालतें हैं पंजाब की, वहाँ के जजेस की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ने लगी हैं क्योंकि जो हिफाजती इंतजाम हैं वो नाकाफ़ी हैं और ना ही सैनिटाइज़र्स हैं, ना ही कोई इंतज़ाम है। क्या सूरत हाल क्या है ज़िले अदालतों की? वहाँ पर SOP को क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा? डिप्टी ब्यूरो हेड मियाँ दाऊद हमारे साथ हैं। मियाँ दाऊद, क्या वजह है? अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि सिविल जज मियाँ नईम में भी ये कोरोना वायरस की तशख़ीस हो गई थी, गो के वहाँ पर वो उस वक्त नहीं थे, ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे रहे थे, लेकिन क्यों SOP फॉलो नहीं की जा रही? इसका बेहतरीन जवाब तो हुकूमत की कारकर्दगी है, जिसको देखा जा सकता है। हुकूमत के कोरोना वायरस को लेकर किसी भी शूबे में कामयाब नहीं हो पा रही, जिसके पीछे इनकी गैर संजीदगी या मिसमैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल आया है। जब आपके सामने है कि कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और ये वाले एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग के हैं, तो वहाँ पर सख्त इंतज़ामात, सख्त लॉकडाउन जो है वो किया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। अब सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता दिनों में ज़िला कचहरी में एक जज जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जज जो है वो सारा दिन कम अज़ कम 300-400 बंदों को डील करता है, वो और उसका अदालती अमला फिर वो आपस में मिलते हैं, तो पूरी की पूरी अदालती जो बुनियाद है वो सारी की सारी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। आज मेरा इत्तफाकन चक्कर लगा मॉडल टाउन कचहरी में, तो वहाँ पे सिरे से कोई SOP जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा था। ये जो गैर जिम्मेदारी और गफलत बरती जा रही है, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो जजेस हैं वो होंगे और जजेस के बाद वुकला होंगे, वुकला के बाद अदालती अमला होगा। अदालती अमला और जो साइलीन हैं वो किसी SOP को फॉलो नहीं कर रहे और ना ही कोई जो जिम्मेदारान हैं इस अदलिया के जो सरबराहान हैं वो इस बात को संजीदगी से ले रहे हैं कि आप जो लॉकडाउन के जो सैनिटाइजर्स की फैसिलिटेशन है उसको सैनिटाइजर्स तो एक तरफ ना मियां दाऊद, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को आप कैसे देख रहे हैं? कचहरियां अमूमन भरी हुई होती हैं, लोगों की तादाद होती है। आज आपने देखा कि आज आपने खुद विजिट किया, तो क्या सूरत हाल थी? सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ थी वहाँ पे? सुमैया, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन देखें जो अदालती सरबराहान है उनकी ये जिम्मेदारी है इस बात को इन्फोर्स करना। अदरवाइज इसका इनडायरेक्टली क्या मतलब है कि अदलिया के जो सरबराहान हैं और हुकूमत जो है उन्होंने अदालतों के अंदर कोरोना वायरस को फैलने के लिए खुला छोड़ दिया है। अगर वो लोग साइलिन जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे तो क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या अदालती अमले को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या वुकला और जजेस को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? ऐसी बात नहीं है। अदालती सरबराहान को चाहिए कि वो सख्ती से पुलिस के ज़रिए इस बात को इंश्योर करें कि जो मुतल्लका साइलिन हैं सिर्फ वही अदालत में आएँ और जो आएँ वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को लाजमी तौर पर फॉलो करें, वरना आज नहीं तो कल, आज एक जज निकला है, कल को ज़्यादा जजेस निकलना शुरू हो गए तो ये पूरा अदालती निज़ाम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे, फिर आपके लिए कुछ भी करने के लिए आप उस पोजीशन में नहीं होंगे। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो गफलत से जागे और संजीदगी का मुजाहरा करे और अदलिया के साथ बैठकर एक सख्त किस्म की अच्छा सिर्फ बिल्कुल सही सिर्फ हुकूमत का काम होता भी नहीं है मियां दाऊद, वक्त की कमी है, किया जा सके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारा भी कहते कौम, हम लोग बहुत नॉन सीरियस लोग हैं, हमें लगता है कोई आलमी साजिश हो रही है या हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। खुदारा कोरोना की वबा है जो कि 200 बीमारी से ज़्यादा मुल्कों में फैल चुकी है, पाकिस्तान में भी 13,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। तो खुदारा इसको सीरियस लें, या आपका भी काम है, सोशल डिस्टेंसिंग करें और घरों में रहें, और ज़्यादातर ज़रूरी है कि घरों में ही रहें, क्योंकि बिला ज़रूरत आप बाहर निकलेंगे तो इस वायरस को खुद अपने घर लेकर जाएंगे। तो एहतियात कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।